शुभ दोपहर और एक और आत्मज्ञान सम्मेलन में आपका स्वागत है। आज हम इस दिलचस्प विषय का अध्ययन करेंगे जिसका शीर्षक है परिवार और लगाव के बारे में स्पष्टीकरण। इस सम्मेलन के उद्देश्य हैं समझें कि परिवार क्या है और इसके बारे में हमारी क्या गलतफहमियां हैं। गूढ़ कार्यों में इसका महत्व देखें और भी समझें गूढ़ कार्यों के विकास में इसके कारण होने वाली समस्याएं, वो ठहराव और संघर्ष जो लगाव उत्पन्न करता है। पहली बात जो हम सीखने जा रहे हैं वो ये है कि हमारे 3 परिवार हैं। पहले प्रकार का परिवार बाहरी दुनिया से संबंधित है, जहां हम अपना भौतिक शरीर और व्यक्तित्व पाते हैं। भौतिक परिवार है पिता, माता, भाई, पत्नी, बच्चे, चाचा, चचेरे भाई, दादा दादी, पोते पोतियां आदि। दूसरा परिवार आत्मा, मन या ऊर्जा से संबंधित है। आत्मा के इस भाग को हम अपना आंतरिक संसार कहेंगे। मनोवैज्ञानिक परिवार है हमारा संपूर्ण अहंकार या अस्तित्व के तरीके, 97% सार या फंसी हुई चेतना। तीसरा परिवार आत्मा या चेतना से संबंधित है। यह वह हिस्सा है जिसे हम भीतर से अपनी आंतरिक दुनिया कहते हैं। वास्तविक परिवार है मुक्त चेतना का 3%, जिसमें हम वो सब कुछ जोड़ देंगे जो हम मनोवैज्ञानिक जेल से बचाते हैं। हमारे पास मौजूद इन मनोवैज्ञानिक तत्वों में से प्रत्येक का एक वास्तविक और सच्चा हिस्सा है जो इसके अंदर फंसा हुआ है। भौतिक परिवार निस्संदेह अस्तित्व में रहने और कार्य करने में सक्षम होने के लिए हम सभी को भौतिक शरीर की आवश्यकता होती है। हम सभी को 108 भौतिक मानव शरीर पाने का अधिकार है, ब्रिटेन के नियम के अनुसार। इसका तात्पर्य यह है कि हमें 108 बार जन्म लेना चाहिए। इसलिए हमारी 108 माताएं और 108 पिता होंगे। इसका तात्पर्य ये भी है कि हमें उन विभिन्न निकायों के लिए भुगतान करना होगा जो हमें दिए गए हैं। वापसी और पुनरावृत्ति के नियमों को याद रखें। जन्म के समय मनुष्य रक्षाहीन होता है, इसलिए जब तक हम अपनी रक्षा नहीं कर सकते तब तक हमारी देखभाल के लिए एक माँ होनी चाहिए। एक ही माँ से जन्मे लोगों को हम भाई बहन कहते हैं। हमारी सभी 108 माताओं में से कौन सी असली माँ है? हमारे 108 पिताओं में से कौन सा असली पिता है? हमारे हजारों भाइयों में से असली भाई कौन है? कुछ विचार करने योग्य है ना? हम अपने वंशजों के बीच में लौटते हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि जो दादा मर गया वो उस बच्चे के रूप में वापस आ सकता है जिसे अब हम उसका पोता मानते हैं। यहाँ तक कि इन्वोल्यूशन प्रक्रिया की शुरुआत में भी जब व्यक्ति अपने 108 अस्तित्व खो देता है और पहले से ही इन्वॉल्वमेंट में प्रवेश कर जाता है और उसे जानवरों के शरीर में आना चाहिए, तो वो घरेलू पालतू जानवर के रूप में उसी परिवार में लौट आता है। यदि हमारे पास कोई पालतू जानवर है तो हम सूक्ष्म प्रक्षेपण के माध्यम से यह शोध कर सकते हैं। प्रजाति के प्रजनन के लिए एक साथी मिलना जरूरी है। अस्तित्व के अस्तित्वगत निकायों का निर्माण सेक्स में होगा और इसके लिए हमारे पास एक स्थिर साथी होना चाहिए। ऊपर से हम एक भौतिक परिवार के महत्व को देखते हैं। पत्नी या पति एक बहन या भाई है जो हमारी मदद कर रहा है और हम उसकी मदद कर रहे हैं। बच्चे वे भाई हैं जिनके साथ हमने सहयोग करने की प्रतिबद्धता जताई है, जिनके प्रति हम एक भौतिक शरीर के ऋणी हैं, क्योंकि पिछले अस्तित्व में उन्होंने हमें एक भौतिक शरीर भी दिया था। हम सड़क पर लोगों को अजनबी के रूप में देखते हैं क्योंकि वे हमारे घर में पैदा नहीं हुए थे। हम यह नहीं समझते कि वे हमारे भाई हैं। क्या हमारा घर पृथ्वी ग्रह नहीं है? अनुलग्नक हमें ये समझने की अनुमति नहीं देते कि सभी मनुष्य भाई बहन हैं और कोई अन्य लिंग या शीर्षक नहीं है। मनोवैज्ञानिक परिवार आंतरिक परिवार अहंकार या मनोवैज्ञानिक दोष नामक तत्वों से बना है। वे अपना पेट भरने के लिए मशीन केंद्रों की विभिन्न ऊर्जाओं का उपयोग करते हैं। 7 सेना प्रमुख और लाखों अन्य खामियां और
विवरण हैं जो उनसे आते हैं। ये यौन रचनात्मक ऊर्जा के दुरुपयोग के कारण हुआ था। स्खलन या संभोग सुख के माध्यम से शरीर से ऊर्जा का निष्कासन। आइए याद रखें कि ऊर्जा हमेशा सृजन करती है और जब इसे निष्कासित किया जाता है तो यह नीचे की ओर निर्माण करती है, जिससे मनोवैज्ञानिक विफलताएं पैदा होती हैं, जो तब हमारी ऊर्जा द्वारा पोषित होती रहेंगी। इसके अलावा एकाग्रता की कमी के कारण हम जो भी प्रभाव प्राप्त करते हैं और परिवर्तित नहीं होते हैं, वे अधिक मनोवैज्ञानिक दोषों को जन्म देते हैं। आइए याद रखें कि इम्प्रेशन वो जानकारी है जो हम भौतिक इंद्रियों के माध्यम से प्राप्त करते हैं। यदि किसी चीज को महसूस करने, देखने, सूंघने या सुनने के क्षण में हम खुद को उससे प्रभावित होने देते हैं और उन छापों को खत्म करने के लिए मनोवैज्ञानिक मृत्यु के साथ काम नहीं करते हैं, तो हम उस ऊर्जा के साथ एक नया दोष पैदा कर रहे हैं जिसका हम दुरुपयोग कर रहे हैं। बात यह है कि हम दिन के सभी घंटे इम्प्रेशन प्राप्त करने में बिताते हैं, उन्हें बदले बिना, जिससे दोषों की संख्या अत्यधिक बढ़ जाती है। प्रत्येक दोष में फंसी हुई चिंगारी या सार का अपना प्रतिशत होता है, जो उस ऊर्जा की समग्रता से बनता है जिसे उसने अपने पूरे अस्तित्व में अवशोषित किया है। ऐसा हर बार होता है जब हम दोष खिलाते हैं। इनका योग हमारा मनोवैज्ञानिक परिवार या आंतरिक संसार है। जैसा कि मंटुआ के कवि ने कहा, भले ही हमारे पास स्टील के तालू और हजारों जीभें हों, हम उनका पूरी तरह से वर्णन करने में सक्षम नहीं होंगे। ये दोष हमारे सभी दोष, इच्छाएं, गलतियां, कष्ट, सुख, प्रतिक्रियाएं आदि हैं और ये हमें अपनी शारीरिक संतानों से भी अधिक प्रिय हैं। इसलिए उनसे हमारा लगाव है। जब आप मनोवैज्ञानिक मृत्यु के कार्य में आगे बढ़ेंगे तो आप इसे देखेंगे और सत्यापित करेंगे। हम एक ऐसे व्यक्ति को देखते हैं जिसे शराब और नशीली दवाओं की लत है और उसे अपने शारीरिक बच्चों को भोजन के बिना छोड़ने में कोई आपत्ति नहीं है, क्योंकि उसे पहले नशे की लत को पूरा करना होगा। हम देखते हैं कि हम अपने गौरव की रक्षा कैसे करते हैं। हम उस जोड़े के साथ दुर्व्यवहार करते हैं और उसे अपमानित करते हैं। हम कहते हैं कि हम उससे बहुत प्यार करते हैं, इत्यादि। आइए अब शाही परिवार का विश्लेषण करें। हम इसे सच्चा परिवार कहते हैं क्योंकि यह सदैव अस्तित्व में रहेगा। हमारा अस्तित्व कई हिस्सों से बना है। वे सभी हमारे पिता के प्रकटीकरण हैं। पिता के रूप में ईश्वर हमारी बुद्धि का प्रतिनिधित्व करते हैं। माँ के रूप में ईश्वर हमारा सार, हमारा कच्चा माल, पवित्र आत्मा की हमारी रचनात्मक ऊर्जा, हमारा प्यार है। पुत्र के रूप में ईश्वर न्याय, मनोवैज्ञानिक प्रशिक्षक, प्रकाश, बुद्धि और अग्नि, प्रेम के दाता का प्रतीक है। ये तीन प्राथमिक शक्तियां हमारे भीतर तीन अन्य शक्तियों में प्रकट होती हैं, जो हैं आत्मन, अंतरंग, अप्रभावी योद्धा, बुद्धि, हमारी दिव्य आत्मा, वॉकिरियन, मानस, मसीह की इच्छा, वचन, हमारी मानव आत्मा। वे भी हैं आंतरिक मसीह, 12 प्रेरित, द 24 एल्डर्स बेकर्स, 12 जज के 4 आदि। जैसे ही हम तीन कारकों पर काम करते हैं और चेतना की क्रांति आगे बढ़ती है, हमारे अस्तित्व का एकीकरण शुरू हो जाता है। हम अनुभव करेंगे कि वे सभी चिंगारी, जो वर्तमान में सेना में फंसी हुई हैं, पवित्र व्यक्तित्व को प्राप्त करने के लिए मुक्त और एकीकृत हो रही हैं, क्योंकि अंत में वे सभी एक हो जाएंगे, इकाई। एक और दिलचस्प तथ्य ये है कि जैसे जैसे हम खुद पर काम करते हैं और गुण प्राप्त करते हैं, हम व्यक्तिगत रूप से सूक्ष्म में अपने अस्तित्व के प्रत्येक हिस्से और उनके द्वारा हमारे भीतर किए जाने वाले कार्यों को जानने में सक्षम होंगे। अब आइए अनुलग्नकों के प्रश्न पर नजर डालें। हम किससे जुड़े हुए हैं? हम ये क्यों मानते हैं कि आसक्त होना प्रेम में होना है? किस पर आधारित है? लगाव एक भावनात्मक बंधन है जो समय के साथ बढ़ता जाता है। ये लोगों के बीच हो सकता है, जैसे कि हम अपने बच्चों, परिवार, एक दोस्त, जोड़े के प्रति लगाव महसूस करते हैं, लेकिन भौतिक चीजों के प्रति भी, जैसे एक घर,
एक वाहन, गहने या यहाँ तक कि अमूर्त चीजों के प्रति भी, जैसा कि लगाव के मामले में होता है हमारे अपने मनोवैज्ञानिक दोषों के प्रति, हमारी मान्यताओं, संस्कृतियों, व्यक्तित्व, अवधारणाओं आदि आदि के प्रति। जैसा कि हमने सम्मेलन में दैनिक जीवन की चीजों के साथ गैर पहचान का अध्ययन किया, हम देख सकते हैं कि सभी लगावों की उत्पत्ति भय में होती है और शैतान खुद को लगाव के माध्यम से प्यार के रूप में प्रच्छन्न करता है, क्योंकि वास्तव में उस आनंद, आराम या झूठी खुशी को खोने या महसूस करना बंद करने का डर है जिससे हम जुड़े हुए हैं। ये बिल्कुल भी प्यार नहीं है, क्योंकि डर प्यार का विरोधी है। का यह मामला भयानक है। यदि हम इसे पूरी तरह से नहीं समझते हैं तो इसमें देरी हो जाती है और यहाँ तक कि आत्म साक्षात्कार की संभावना भी पंगु हो जाती है। एक पुरुष और एक महिला एक साथ मिलते हैं और सबसे पहले वे एक छत की तलाश करते हैं। फिर वे इसे फर्नीचर से भरना शुरू करते हैं और फिर वे जड़ें डालते हैं। बाद में बच्चे, संपत्ति और हजारों अन्य बकवास आती हैं। हम सभी सुख सुविधाओं पर कायम हैं। हम उन्हें खोने के विचार से पीड़ित होते हैं। हम सोचते हैं कि इसके बिना हमारा जीवन कैसा होगा। हम खुद को चीजों और लोगों में खो देते हैं। हम उनके आदी हो गए हैं। हम खुद को असहज नहीं करना चाहते। हमें लगता है कि इसमें हमें बहुत मेहनत करनी पड़ी। हम सोचते हैं कि उनके बिना रहना वापस जाने जैसा होगा। हम इस बात को लेकर चिंतित हैं कि वे क्या कहेंगे, वे क्या सोचेंगे, आदि। हम बच्चों, पत्नी, पति के मालिक की तरह महसूस करते हैं और यह हमें चीजों की वास्तविकता को देखने से रोकता है। जीवन में सभी चीजें और परिस्थितियां गुजरती हैं। वास्तविकता यह है कि हमारे प्रत्येक बच्चे को अपना ख्याल रखना सीखना चाहिए कि उनमें से हर कोई युवावस्था तक पहुंचेगा और अपना रास्ता शुरू करेगा। जब तक वे विकसित न हो जाए और अपना घर न बना ले, तब तक उनकी देखभाल करना हमारी जिम्मेदारी है। लेकिन सबसे दिलचस्प बात यह है कि जब कोई व्यक्ति सचेत रूप से खुद को प्रकट करना सीखता है और उसे पता चलता है कि उसका कोई वास्तविक भौतिक परिवार नहीं है, वहां वो इसके बारे में भूल जाएगा। और अगर उनसे पूछा जाए, ग्रह पर सभी चिंगारी कौन है, वो कहेगा कि वे सभी उसकी बहनें और भाई हैं, क्योंकि वे सभी उसके जैसे ही हैं। ग्रह पृथ्वी के निवासियों का महान परिवार। इस तरह देखा जाने लगता है तो हम अपने मनोविज्ञान में बड़े बदलाव लाना शुरू कर सकते हैं। आइए इसका थोड़ा और अध्ययन करें। जब कोई व्यक्ति मर जाता है तो लगभग 3 महीने के बाद वो खुद को अपने परिवार से अलग करने की प्रक्रिया को अंजाम देता है और यह सब भूल जाता है। वो अपने भीतर के संसार में ही जीता रहता है। वहां वो आत्मा की दुनिया में पूरी तरह से विकसित होता है। यदि वो सचेत है तो वो सचेत रूप से जीना जारी रख सकता है। यदि वो सो रहा है तो वो उस आंतरिक दुनिया में सम्मोहित होकर रहेगा। पृथ्वी ग्रह पर लौटने के लिए एक और भौतिक शरीर दिए जाने की प्रतीक्षा करेगा। गूढ़ विद्या में एक गंभीर समस्या अनुलग्नक द्वारा दी गई है। जब आप काम कर रहे हों, पगडंडियों से होकर गुजरना पड़ता है और परीक्षण सफल या असफल होते हैं। यदि हम बहुत अधिक आसक्त हैं तो हम आमतौर पर परीक्षणों में असफल हो जाते हैं। आइए याद रखें कि तत्वों के परीक्षण होते हैं। विशेषकर वायु तत्व का संबंध आसक्ति से है। ये खुद को किसी चीज से अलग करने की हमारी क्षमता को मापेगा, चाहे वो कोई वस्तु हो, मनोवैज्ञानिक दोष हो या कोई व्यक्ति हो। यदि हम सक्षम नहीं हैं तो हम रास्ते में असफल हो जाते हैं। हर बार आंतरिक रूप से, सूक्ष्म में, हमें एक खाई में फेंक दिया जाता है और हम चिल्लाते हैं। वो चीख एक लगाव का एक स्पष्ट लक्षण है। भौतिक शरीर से लगाव, इससे लगाव, उससे लगाव, एक बच्चे से, किसी वस्तु से लगाव, आदि। और मास्टर्स हमें इसे आंतरिक रूप से देखने देते हैं, हमें ऊपर से लॉन्च करते हैं। तब हमें हारने का भय महसूस होता है और हम चिल्लाते हैं। परिवार और लगाव को लेकर जो टकराव है, उसे समझना जरूरी है। उसके बारे में बहुत स्पष्ट होना जरूरी है ताकि काम में रुकावट न आए। उदाहरण के लिए, जब आप प्रत्यक्ष पथ या निर्वाण पथ के बीच निर्णय लेने के बिंदु पर पहुंचते हैं
तो याद रखें कि 1000 दीक्षार्थियों में से केवल एक ही प्रत्यक्ष पथ पर निर्णय लेता है। शेष 999 कारण मैं के प्रति लगाव के कारण निर्वाण के लिए इस मार्ग में प्रवेश करते हैं। ये दोष हमें सीधा रास्ता नहीं अपनाने देते, परेशान करते हैं और हमें निर्वाण का रास्ता चुनने पर मजबूर कर देते हैं। जब परिवार का महत्व काम से अधिक हो तो किसी राह से गुजरने की कोई संभावना नहीं होती। फिर यह महत्वपूर्ण है कि प्रत्येक व्यक्ति जो अस्तित्व के आत्म साक्षात्कार का प्रयास कर रहा है वह प्रतिबिंबित करता है और समझता है कि प्रत्येक चीज की वास्तविक स्थिति क्या है। समाज ने परिवार को जो भी मूल्य दिए हैं वे सभी समाज की संरचना को ही दोहराते हैं। जब मनुष्य खानाबदोश थे और हम पूरे ग्रह पर यात्रा करते थे, घूमते थे, हम रोपित नहीं थे। अगर हम इसे समझ लें तो हम एक अस्तित्व में रहकर काम कर पाएंगे। जब हमें निर्णय लेना होगा तो हम आगे बढ़ पाएंगे। यदि हम इस बात से अवगत होते कि हर बार जब हम घर के लिए एक और चीज खरीदते हैं तो हम अपने प्यार को विभाजित कर देते हैं, और जब हम आत्म साक्षात्कार की तलाश कर रहे होते हैं तो हम प्यार को एकीकृत कर रहे होते हैं। हमें चीजों को फेंकने या उनसे छुटकारा पाने की जरूरत नहीं है, बल्कि यह समझना होगा कि हम उन्हें क्यों चाहते हैं जिस तरह हम उन्हें चाहते हैं। यदि हम ऐसा करने में सफल हो गए तो हमें परिवार से छुटकारा पाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। परिवार एक कर्तव्य है, लेकिन हमें यह जानना होगा कि वास्तविक परिवार के एकीकरण और मनोवैज्ञानिक परिवार के विघटन में सचेत रूप से आगे बढ़ने के लिए परिवार के भीतर कर्तव्यों और अधिकारों का विस्तार कहां तक है। परिवार और लगाव को लेकर जो टकराव है उसे समझना जरूरी है, उसके बारे में बहुत स्पष्ट होना जरूरी है ताकि काम में रुकावट न आए। उदाहरण के लिए, जब आप प्रत्यक्ष पथ या निर्वाण पथ के बीच निर्णय लेने के बिंदु पर पहुंचते हैं तो याद रखें कि 1000 दीक्षार्थियों में से केवल एक ही प्रत्यक्ष पथ पर निर्णय लेता है। शेष 999 कारण मैं के प्रति लगाव के कारण निर्वाण के लिए इस मार्ग में प्रवेश करते हैं। ये दोष हमें सीधा रास्ता नहीं अपनाने देते, परेशान करते हैं और हमें निर्वाण का रास्ता चुनने पर मजबूर कर देते हैं। जब परिवार का महत्व काम से अधिक हो तो किसी राह से गुजरने की कोई संभावना नहीं होती। फिर यह महत्वपूर्ण है कि प्रत्येक व्यक्ति जो अस्तित्व के आत्म साक्षात्कार का प्रयास कर रहा है वह प्रतिबिंबित करता है और समझता है कि प्रत्येक चीज की वास्तविक स्थिति क्या है। समाज ने परिवार को जो भी मूल्य दिए हैं वे सभी समाज की संरचना को ही दोहराते हैं। जब मनुष्य खानाबदोश थे और हम पूरे ग्रह पर यात्रा करते थे, घूमते थे, हम रोपित नहीं थे। अगर हम इसे समझ लें तो हम एक अस्तित्व में रहकर काम कर पाएंगे। जब हमें निर्णय लेना होगा तो हम आगे बढ़ पाएंगे। यदि हम इस बात से अवगत होते कि हर बार जब हम घर के लिए एक और चीज खरीदते हैं तो हम अपने प्यार को विभाजित कर देते हैं, और जब हम आत्म साक्षात्कार की तलाश कर रहे होते हैं तो हम प्यार को एकीकृत कर रहे होते हैं। हमें चीजों को फेंकने या उनसे छुटकारा पाने की जरूरत नहीं है, बल्कि यह समझना होगा कि हम उन्हें क्यों चाहते हैं जिस तरह हम उन्हें चाहते हैं। यदि हम ऐसा करने में सफल हो गए तो हमें परिवार से छुटकारा पाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी।